हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं? F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो हेडिंग देंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो ये चार्ज का पोजीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी चार्ज का पोजीशन बताते हैं हम लोग ओरिजिन से बताते हैं। कहाँ से? ओरिजिन से। तो मान लेते हैं ये Q1 का जो पोजीशन है ओरिजिन से R1 है, और Q2 का जो पोजीशन है ये R2 है। यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म में सबका पोजीशन बताना पड़ता है। Q1 किस पोजीशन पर है, Q2 कौन पोजीशन पर है। इससे पहले हम लोग पोजीशन की बात नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? पोजीशन की बात करेंगे। अब देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं हम लोग R मान लेते हैं, Q1 और Q2 के डिस्टेंस का क्या मान लेते हैं? R1। तो देखो पहले एक बात जानो, Q2 जो है Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। Q2 किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पर। तो ये फोर्स का नाम हम लोग रख देते हैं F2 जो है 1 पर एग्जर्ट कर रहा है, तो 1 2। तो Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का नाम रखोगे F21। आगे समझे? ये Q2 किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पर। तो इस फोर्स का नाम क्या रखा गया? F12। यहाँ पर लिख लेते हैं F12 जो बोला जाता है फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, F12 को जो बोला जाता है तो बोलोगे फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पर जो है Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसको बोलोगे F12। उसी तरह F2 को लिखोगे फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और 2 पर भी जो है Q1 क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का नाम रख दिया गया F21। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये 1 के द्वारा जो 2 पर जो फोर्स लगाया गया इसका डायरेक्शन लिख दे सकते हैं R12। जो 1 किस पे लगाएगा फोर्स? 2 पर। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन देना जरूरी है। तो Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है? Q2 पर। उसका डायरेक्शन लिख दोगे R12। अच्छा 2 भी तो 1 पर फोर्स लगा रहा है, 2 के द्वारा जो 1 पर फोर्स लग रहा है इसको लिखोगे R21। यानी ये लिखोगे R12 को लिखेंगे फोर्स एग्जर्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। और अगर R21 है तो लिखोगे फोर्स एग्जर्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर है?
Q1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा Q2 पर उसका नाम क्या लिखोगे, R12, और इसके द्वारा जो फोर्स इधर लगेगा तो उसका नाम लिखोगे R21। तो अब देखो फ्रॉम कूलम्स लॉ में क्या पढ़ चुके हो, फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या पढ़ते हो, F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये ना पढ़े हो फोर्स का फार्मूला। तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन लिखेंगे F12, क्या लिखेंगे 12, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यानी इसके बारे में लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसी के बेस पे, K Q1 Q2 बाई, ये फोर्स किधर से किधर लग रहा है, अगर Q1 पर लग रहा है Q2 का किधर से किधर लग रहा है, R2 से किधर लग रहा है 1 की तरफ, तो यहाँ पर लिखोगे R21, क्या लिखोगे, यानी 2 से 1 की तरफ लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर लिखोगे। चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो चूँकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका डायरेक्शन भी देना जरूरी है, और डायरेक्शन जब भी मालूम करते हैं तो यूनिट वेक्टर से, किससे मालूम करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, R21 का यूनिट वेक्टर पहले पढ़ चुके हो। अगर ए कैप हो, ए यूनिट वेक्टर हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड ए। ये हमेशा जो यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 से किधर लग रहा है, Q1 की तरफ लग रहा है। क्लियर। अब देखो अभी बता चुके हैं कि A बराबर क्या पढ़ते हो, A बाई वेक्टर A बाई मॉडुलस से, इसी को लिखेंगे उसी फॉर्म में, F12 इजकल टू K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या है, जैसे ए यूनिट वेक्टर का A बाई मॉडुलस है तो यहाँ पर लिखोगे R21 बाई मॉडुलस R21, इसी के बेस पे लिखना है, जैसे वहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो F12 इजकल टू K Q1 Q2 बाई, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, इसको लिख सकते हो R21 पर पावर क्या लिखोगे 3 इंटू R21, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। सिमिलरली जैसे तुम देखे Q2 किस पे फोर्स लगाया, Q1, तो हम F12 लिखे हैं। ठीक उसी तरह Q1 भी किस पे फोर्स लगाएगा, तो हम लोग F21 भी निकाल सकते हैं, नहीं तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलरली F21 इजकल टू K Q1 Q2, यहाँ पर जो R21 दिए थे उनका डायरेक्शन यहाँ पर क्या कर देंगे R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख देंगे R12 पर यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यानी Q1 से किधर की फोर्स लग रहा है, Q2 तक लग रहा है। फिर F21 इजकल टू, इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखते हो, अभी जस्ट बताएं, R12 बाई मैग्नीट्यूड R12। क्लियर। अब इसको लिख सकते हो, तो ये एक लाइन और बढ़ा सकते हो, इसको एक लाइन और हम बढ़ाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इसको एक लाइन और बढ़ाओ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि Q1 Q2 बाई R21 का Q इंटू, इसको लिख सकते थे
R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ये वेक्टर R2 1 को हम लोग लिख सकते हैं पहले R1 माइनस R2, वेक्टर पहले पढ़े होंगे तो यही तो, यानी अगर हम लोग RAB लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RB माइनस RA लिखते हैं, उसी के बेस पे यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन क्या मान लोगे 1। ठीक इसी तरह इसको भी लिखते हैं कि Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब लिखोगे, क्योंकि 1 2 का स्क्वायर है 1 2 है तो R12 का क्यूब हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो R12 है तो इसको कैसे लिख सकते हो R2 माइनस R1। अब थोड़ा सा देखो तो इसमें कंपेयर करो, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ पर क्या है R2 माइनस R1 है। तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा F21 इजकल टू माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस के Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। अब देखो कंपेयर करो फ्रॉम 1 and 2 से, तो अब देखो दोनों सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ पर भी के Q1 Q2 बाई R2, ये जो R21 का क्यूब है और ये भी R12 का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताता है? अगर मॉडुलस के अंदर प्लस भी रहेगा तो प्लस में ही होगा और माइनस भी रहेगा तो प्लस में ही जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू दोनों क्या होता है सेम होता है, और ये दोनों भी क्या है जी सेम है। अंतर क्या है देखो तो इसी को अब हम लिख सकते हैं ऐसे, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं F21 इजकल टू माइनस है तो माइनस, देखो तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। देखो तो के Q1 Q2 K1 Q2 नहीं R1 R2, यहाँ पर हम क्या बताए ये भी मैग्नीट्यूड को बताता है, ये भी मैग्नीट्यूड को बताता है। मॉडुलस के अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी कहने वाला ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं F12, ये जो मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया। अब बताओ तो ये किसका लॉ बता रहा है? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। न्यूटन्स का क्या एक्शन एंड रिएक्शन दोनों सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों अपोजिट पॉइंट पर काम करता है, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है ओबे करता है, ठीक ना। तो दे लिख सकते हैं इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लिख सकते हैं पॉइंट में देके लिखोगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स obeys Newton's third law of motion, third law of motion। क्लियर? तो इस तरह हम लोग वेक्टर फॉर्म में, इससे पहले हमको ये नहीं पता चल रहा था कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम देखते हैं तो इसको ध्यान से दो, तो यहाँ इसका मतलब Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाता है और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाता है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो निकल के आया मेरा क्या निकल के आया रिजल्टेंट
F12 इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों का सेम रहेगा F21, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर ये इस पर फोर्स लगाता है तो ये भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन इससे पहले जो हम लोग निकाले हुए थे फार्मूला से, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता था कि कौन किस पे फोर्स लगाता है। तो फिर एक बार ध्यान दोगे, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। दो चार्ज लिया गया है Q1 और Q2, दो चार्ज लिया गया है और Q1 का पोजीशन अगर ओरिजिन से लेते हैं तो इसका R1 मान लिया गया और Q2 का पोजीशन क्या लिया गया है, R2 ले लिया गया है। अब देखो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो Q2 जो द्वारा जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उसका नाम लिखोगे F12। तो हम लिख दिया गया F12 इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फिर Q2 पर भी Q1 क्या लगाएगा, फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स का नाम रखा गया F21। तो F21 को क्या लिखोगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब देखोगे ये जो Q2 पर जो Q2 द्वारा जो Q1 पर फोर्स लग रहा है इनका डायरेक्शन 2 से 1 लिखा है और ये जो इस पे जो लगा रहा है फोर्स तो इसका डायरेक्शन R1 से लेके 2 तक है उधर की ओर। तो जो इधर से इधर फोर्स लगाता है R12, जो इधर से इधर फोर्स लगाता है उनका R21। तो लिख दिया गया R12 फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 और Q21 को लिखोगे फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम Q2 Q1। तो कूलम्स के लॉ में हम लोग फार्मूला यही पढ़ चुके हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, नहीं लेकिन यहाँ R स्क्वायर के जगह पर हम लोग डायरेक्शन को बताएंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म जब पढ़ रहे हैं तो चूँकि ये जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है तो किधर से किधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, तो इसको लिखेंगे R21, क्योंकि ये R21 2 से किधर की ओर लग रहा है, 1 की ओर लग रहा है, इसलिए R21 और यूनिट इस पर कैप लगा दिया गया। तो कैप का फॉर्मूला हम बता चुके थे कि अगर ए कैप रहे तो क्या लिखते हैं इनको, A बाई मॉडुलस A। उसी के बेस पे लिखा गया R21 बाई मॉडुलस R1। क्लियर। अब देखो फिर इसी को F12 KQ1 Q2 बाई R21, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग वेक्टर, ये देखो जो R21 ये भी है और R21, तो R21 का क्यूब हो जाएगा और R21 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब जिस तरह देखो 2 1 पर फोर्स लगा रहा था उसी तरह 1 भी तो 2 पर फोर्स लगाएगा, तो सिमिलरली ये F12 था, इसी तरह F21 निकाल लेंगे। तो F21 सेम उसी तरह फॉर्मूला आ जाएगा KQ1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। अगर यहाँ 1 2 था तो यहाँ 2 1 डाल दिए थे, यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 2। इनका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, 1 से लेके 2 की तरफ, 1 से लेके। अब देखो इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में यही फार्मूला होता है। तो अब देखो ये भी R12 का स्क्वायर है, ये R12 है तो R12 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा R12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। क्लियर। अब तुम देखो ये दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये देखो ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव भी रहेगा तो ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये अब बचा यहाँ यह R1 माइनस R2 है, यहाँ R2 माइनस R1 है, साइन का अंतर है। तो इसे हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। इसे क्या कर लिए हम लोग, कॉमन निकाल लिए। अगर कॉमन निकालते हैं माइनस कॉमन निकालते तो माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये जिसका प्लस है माइनस में हो जाएगा, जिसका माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके जगह पर अब F21 है। अब देखो ये वैल्यू वही है जो वैल्यू ये है, तो KQ1 Q2 बाई यही वैल्यू हो गया। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो जो वैल्यू है यही वैल्यू है, लेकिन हम माइनस है तो माइनस लगा दिए और ये F21 के बराबर है, इसके जगह पर F12। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमको रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर क्या, F21 इक्वल टू माइनस F12। नहीं, इस पर तो मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, ये मैग्नीट्यूड लगा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, अगर ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये भी इस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। जितना फोर्स ये लगाता है उतना ही फोर्स ये भी लगाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट। चूंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ है,
कौन सा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। यही वेक्टर फॉर्म है, यही क्या है? कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ये वेक्टर लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें एक दो चीज़ लिमिटेशन है, यानी कहाँ कहाँ जो है कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इसका लिमिटेशन है, इसका कुछ क्या है? लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कहाँ इसका यूज नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसका वही जगह पर यूज होगा जहाँ दो चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। दो चार्ज किस में हो? रेस्ट। अगर चार्ज मोशन में होगा तो फिर ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चार्ज नंबर 1 में चार्जेज मस्ट बी एट रेस्ट। चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ इनका यूज हो सकता है? ये जो चार्ज होना चाहिए बहुत बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए। दूसरा, चार्जेज शुड बी पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए? चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। बहुत बड़ा चार्ज नहीं, छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा चार्ज होना चाहिए। और तीसरा, ये जो चार्ज फोर्स जो लगता है, तो फोर्स जो लगता है हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻, अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम लोगे तो फिर ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी लेना पड़ेगा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा लेना पड़ेगा, 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं। The force must be applicable greater than nuclear size यानी 10⁻⁻15 मीटर से मोर होना चाहिए। द फोर्स मस्ट बी अप्लीकेबल ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, यानी 10⁻⁻15 से अगर नीचे रहेगा तो फिर ये फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। जब भी लगेगा तो ये 10⁻⁻15 मीटर से ऊपर। यही 3 लिमिटेशन है, यानी ये सब जगह जो है कूलम्स लॉ का यूज होगा, अदरवाइज कूलम्स लॉ का यूज नहीं। अगर चार्ज मोशन में है तो वहाँ इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर चार्ज बहुत बड़ा है तो फिर इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अगर चार्ज न्यूक्लियर साइज यानी -10⁻⁻15 से कम है तो फिर यहाँ वहाँ पर इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये इनका क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, फिलहाल यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।